नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष के जिज्ञासु, ज्योतिष के छात्र, ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आज एक विशेष व्यक्तित्व, व्यक्ति कहना इनके लिए थोड़ा सा एक प्रकार से व्याख्या को छोटा करना है। ये अपने आप में पूर्ण एक व्यक्तित्व हैं। आचार्य श्री जय नारायण शर्मा, जिनको JN शर्मा के नाम से, JN शर्मा की संज्ञा से पूरे विश्व में, भारतवर्ष में लोग जानते हैं एवं उनका आदर भाव प्रकट करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। हमने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। यद्यपि उनके स्वास्थ्य के अनुसार जितना समय हमें मिल पाएगा, इस श्रृंखला को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और उनसे आपका समय समय पे आपके प्रश्नों को उनके सामने लेके भी आएंगे। मैं आज आपका भेंट श्री जय नारायण शर्मा, JN शर्मा, परम आचार्य से करा रहा हूँ। मंच को मैं साझा कर रहा हूँ आचार्य श्री JN शर्मा जी के साथ। सर प्रणाम। सर, मूलतः तो आपने आज हमें ये अवसर दिया कि हम आपके साथ एक भेंट वार्ता कर सकें, साक्षात्कार कर सकें। यद्यपि आपका स्वास्थ्य भी पीछे ऐसा सुनने को मिला कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जो आपका एक अपना दृढ़ निश्चय है कि किस प्रकार से ज्योतिष के प्रति जो आपका समर्पण है उसको बनाए रखें, और उसके कारण से ही आपको जो ऊर्जा मिलती है। जैसा आप कहते हैं कि ज्योतिष भी आपकी एक प्रकार से औषधि है, जिसके द्वारा आप अपने आप को संचालित करते हैं, पोषित करते हैं, परिपोषित करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो ज्योतिष विद्या आपकी औषधि है और हमारे लिए वो एक प्रकार से विटामिन है, मिनरल है, जिससे आप हमें भी संचित करते हैं। मैंने ऐसा जीवन में देखा कि आचार्यों के द्वारा शिक्षा तो बहुत मिली, लेकिन दीक्षा केवल कुछ ही आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुई। तो मैं ये सौभाग्य हूँ और ये सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपका शिष्य भी हूँ, छात्र भी हूँ, और छात्र भी अपने आप में एक प्रकार से पुत्र के समान ही होता है। मैं विषय पे आते हुए, क्योंकि श्रृंखला थोड़ी लंबी रहेगी, तो मैं आपसे पहला जो प्रश्न जानना चाह रहा था कि मूलतः तो आप प्रश्न के लिए जाने जाते हैं, किंतु मैंने जो अपना अनुभव किया तो प्रश्न से अधिक आप भविष्य कथन की तकनीक, बहुत साधारण भाषा से असाधारण भविष्य कथन कहना, ये मैंने आपके सानिध्य में सीखा। और जब मैंने फिर आपसे प्रश्न सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद भविष्य कथन से कहीं स्तर ऊपर आपकी प्रश्न विद्या है। तो मैं इसमें भेद नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रश्न में मैं आपको प्राथमिकता दूं या भविष्य कथन में दूं, किंतु आपका नाम प्रश्न शास्त्री के नाम से विख्यात है, तो प्रश्न को भी हम वरीयता देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आचार्य श्री कि आपका ज्योतिष के भीतर आना किस प्रकार से हुआ? मैं सरकारी सेवा में था। मेरे पास समय काफ़ी था जो सरकारी सेवा में था मैं, तो उस काम मेरे पास वक्त कुछ नहीं था, समय मेरे पास फालतू था, और जबकि मेरा व्यस्तता बहुत कम थी। तो वो जो समय की जो ज़्यादा जो रहा, तो व्यस्तता कम रहा, तो अपने आप को समय का उपयोग करने के लिए मैंने इसको अपनी व्यस्तता बढ़ाने की कोशिश की। तो ये सोचा कि क्या करूं, ये 1980 की बात है। तो पहले तो एक दफ़ा दिमाग में आया, उन दिनों टेलीविज़न का शुरू हुआ था, ये चैनल शुरू हुआ, तो हम टेलीविज़न का काम शुरू कर रहे हैं, टेलीविज़न का काम सीखें। लेकिन उस वक्त जब मैंने अपने वाइफ से कहा तो उन्होंने कहा कि पहले ये करोगे, जगह जगह अपना औजार दे करके फिरोगे। फिर दूसरी चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि फिर हम ज्योतिष करें। ब्राह्मण परिवार होने के कारण और ब्राह्मण समाज में मैंने काम किया है। मैं अपने इलाके के ब्राह्मण समाज का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। बहुत सुंदर। तो वहाँ ये देखने को मिला हमें कि ब्राह्मण का जो क्रिटिसिज्म होता है, जो उसकी आलोचना होती है,
वो इस चीज़ पर होती है कि वो ज्योतिष का मेन कारण होता है। कभी किसी ने मान लीजिए कभी किसी के विवाह जो है उसमें सफलता मिली, या कोई बच्चा हुआ उसका हवन कराया बच्चा नहीं रहा, तो किसी ने ये नहीं कहा कि पंडित जी ने जो हवन कराया था उसमें कोई कमी थी, या पंडित जी ने जो फेरे कराया था उसमें कोई कमी थी। उनका कहना यही है कि हम जब भी हम किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कभी हमें इस किस्म का इशारा नहीं करा। तो सीधी बात मतलब ये है कि ब्राह्मण समाज पर, ब्राह्मण पर जो अटैक होते थे वो ज्योतिषी कारण होते थे। उस ये देखने के लिए कि ज्योतिष में कुछ है या ये गपूर्ण शंख है, तो मैं इसमें प्रवेश किया जी। और उस प्रवेश करने के तो प्रवेश तो मैं कर गया, लेकिन भूल भुलैयों में मैं आज तक घूम रहा हूँ। प्रवेश कर गया, बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं मिला। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है कि आज तक आपको रास्ता नहीं मिला, तो आप हमें भी उसी प्रकार से और रोज नित्य नए आयाम खोलते हैं, ज्योतिष के विभिन्न छुपे अनछुए पहलुओं को हमारे सामने समझाते हैं, उजागर करते हैं। आपकी कक्षाओं के अंदर भी मैंने देखा है कि कई बार जब शिष्य आपके पूरी कक्षा में और आपको अचानक से ही आप औचक एक कोई बात पूछते हैं कि क्या बताइए इनके साथ कोई ऐसी घटना हुई और इस समय पे, तो पूरा जो हमारा छात्र मित्र मंडल है या जो आपके सानिध्य में उस समय शिक्षा ले रहा होता है, तो औचक और अद्भुत हो जाता है कि ऐसा कैसे कहा। और उस समय हम आपके भाव और आपके चेहरे के ऊपर आए इस भंगिमा को देखते हैं कि किस प्रकार से आप हल्का सा एक मुस्कुराहट की छवि में फिर हमें धीरे से बताते हैं आपने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। तो वो जो आपका अनुभव है साधारण चीज़ों से असाधारण बात बोलने का, मैंने मूलतः ज्योतिष सीखने के लिए, आपने कहा कि सन 1980, मैं ऐसा समझता हूँ उस समय ज़्यादा से भी ज़्यादा हम 7 वर्ष के रहे होंगे, और उस समय आपका ज्योतिष की यात्रा आरंभ हो चुकी है। तो उस समय से लेकर आज तक आप निरंतर ज्योतिषी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, निरंतर अपने आप को भी परिष्कृत करते हैं और अपने शिक्षा के ज्ञान के साथ अपने शिष्यों को भी आप परिष्कृत करते हैं। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जो ये 2 विद्याएं हैं, ज्योतिष और ज्योतिष के अंदर बनी हुई प्रश्न शास्त्र, तो मूलतः आप प्राथमिकता किसको देते हैं? क्या समय निर्धारण करने के लिए प्रश्न है या समय निर्धारण करने के लिए ज्योतिष जन्मांक कुंडली भविष्य कथन है? देखिए, ये राशि ज्योतिष और प्रश्न दोनों ही जो है आवश्यक है। जब कोई आदमी हमारे पास आता है तो उसकी समस्या के मुताबिक हमें उसको देखना पड़ता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका जवाब हम जन्म कुंडली से दे सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब हम जब जन्म कुंडली से दे ही नहीं सकते, उसके लिए प्रश्न कुंडली ज़रूरी होती है। इस वास्ते दोनों ही ज़रूरी होते हैं, दोनों का ज्ञान ज़रूरी होता है। और जब मैं क्लास में, आप भी मेरी क्लास में रहे हैं, जब मेरे लेक्चर होता था तो मैं एक बात आपसे बार बार कहता था कि जहाँ ज्योतिष, जहाँ पराशरी समाप्त होती है वहाँ से प्रश्न कुंडली की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही है। उसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि प्रश्न के लिए हमें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान, अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष के लिए इससे अलग नहीं है। तो इस वास्ते ये है कि अब जैसे मान लीजिए किसी आदमी का बच्चे का एडमिशन का है, स्कूल में एडमिशन का, तो एडमिशन का अगर वो कहता है कि हमारे बच्चे की शिक्षा में एडमिशन शुरू हो जाएगा, मतलब एडमिशन हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी शिक्षा शुरू हो जाएगी, तो उसका जवाब हम जन्म कुंडली से दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कहेगा जिस स्कूल में मैं चाहता हूँ उसी स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा, वो जन्म कुंडली से उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, उसके लिए हमें प्रश्न कुंडली की आवश्यकता पड़ती है।
आपके ज्ञान को और आपके अंदर चेतना को बार बार साक्षात्कार, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, क्योंकि ये प्रश्न अभी अभी मेरे मन के अंदर उमड़ रहा था और मुझे नहीं पता कि आपने कैसे इसका अनुभव करके मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही इसका उत्तर दिया। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि हम कौन से प्रश्न निर्धारित करें जो कि प्रश्न विद्या में जाएंगे और कौन से खंड निर्धारित करें जो कि भविष्य कथन अर्थात जन्मांग कुंडली के देखने में जाएंगे। लेकिन आपने अपने आप ही ये अब इसी को एक अंतर्ज्ञान मैं समझता हूँ जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया और आपके माध्यम से हमें भी प्रदान किया है। मेरा अगला प्रश्न आपसे आचार्य श्री यही है कि इसमें एक बहुत सूक्ष्म भेद हमें बताइए कि हम किन चीज़ों के लिए प्रश्न विद्या का मूलतः इस्तेमाल करें और किन विषय वस्तुओं के लिए हम भविष्य कथन अर्थात पराशरी ज्योतिष या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी या जिसे कहें जन्मांग विवेचन वो करना चाहिए। इन दोनों के बीच में आप कैसे वर्गीकरण करते हैं? देखिए, जन्म कुंडली की जहाँ तक बात है, जन्म कुंडली में पूर्वी दशा होती है, सारा सिस्टम 120 वर्ष का होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत बीमार है, जिसका कि दो क्षण का भी पता नहीं हो तो जीवन उसका रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसको अगर हमें उसका हाल अगर देखना है तो हमें प्रश्न विद्या पर जाना पड़ेगा। इसको आप ये समझें कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली का अंतर। जन्म कुंडली मानते हमारा सारे जीवन का एक नक्शा है, उसमें हम एक मोमेंट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे मैं पहाड़ी धीरज पर रहता हूँ, दुनिया का नक्शा संसार का नक्शा लाकर दे दिया जाए कि बताइए आपका घर कहाँ है, तो वहाँ जो है दिल्ली भी, भारत भी छोटा सा मिलेगा और दिल्ली एक बिंदु सा मिलेगा और पहाड़ी धीरज तो दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम वहाँ पर आकर के दिल्ली का नक्शा लेंगे तो शायद पहाड़ी धीरज छोटा सा दिखाई दे जाएगा। अगर हम पहाड़ी धीरज का नक्शा लेकर के बैठेंगे तो शायद उसमें मेरा घर वहाँ कुछ एक बंधु सा वो दिखाई दे। तो जन्म कुंडली हमारे सारे जीवन का हिसाब है, 120 वर्ष का दशा सिस्टम पर बटा हुआ है। तो जो लंबी प्रेडिक्शन है वो तो उससे आ सकती है, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन जो लंबी नहीं होती, जिसमें हमें समय का निर्धारण करना होता है। जैसा भी मैंने बताया कि बीमारी का केस है, बीमारी केस में ये नहीं पता तो अगर 120 साल की दर लगा रहेगा तो कौन सी दशा में ये होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा निजी मान्यता ये है और प्रश्न शास्त्र में जितना जो कुछ मेरे अपने जानकारी में गया है कि इसमें दशा सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए। इसमें जो कुछ भी होना चाहिए ये सारे प्रश्न इसमें जो प्रश्न है ये आपस में जो ग्रहों का जो संबंध है, उनकी जो डिग्री है उसके मुताबिक उसका ये संबंध होना चाहिए। और उसमें भी खास तौर से मैं जो है पराशरी इसमें पराशरी सिस्टम भी है जो इसमें प्रश्न में, और आपका दूसरे सिस्टम कई हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसमें जो है ये ताजिक सिस्टम का उपयोग करता हूँ। मेरे से कई बार पूछा गया कि ताजिक ही क्यों, तो ताजिक में मेरा मानना ये है कि हम घटना का समय जो है काफ़ी निकटता से निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 16 योग हैं जो पराशरी इसके आपके ताजिक के, तो उसमें एक योग आता है पराशरी ताजिक में, क्लोजर द इतिशाल द सूनर द इवेंट। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ पकड़ ली है वहाँ पर हमने, तो वहाँ पर ये चीज़ को ये देखा जाएगा। तो वहाँ ये योग सारा योगों का खेल है। पराशरी में जो है वो दशाओं का खेल है, और जिस जो आपके ताजिक में है ये योगों का खेल है। एक चीज़ तो ये हो। दूसरी चीज़ ये है कि पराशरी में और इसमें बड़ा अंतर है। पराशरी में जो मित्र और शत्रु हैं वो एक नैसर्गिक दिए हुए हैं, जबकि ताजिक में ना कोई मित्र है ना कोई परख, तो दृष्टि के हिसाब से
जो है वो मित्र शत्रु होते हैं। जैसे कि शनि और मंगल, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं इस राशि में। लेकिन अगर ताजिक में ये एक दूसरे से 3-11 में बैठे हों, नवम पंचम में बैठे हों, तो ये मित्र कहलाएंगे, शत्रु नहीं हो सकते। आज की भाषा में सरल से समझें तो जो राजनीति है उसमें कभी कोई शत्रु नहीं है, कभी कोई मित्र नहीं है। परिस्थिति अनुसार आपसे वो किस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता है, क्या वो लेना चाहता है, क्या वो देना चाहता है। इसी तरीके से आपने भी हमें जब पढ़ाया था तो बताया कि गुप्त शत्रु भी होते हैं, गुप्त मित्र भी होते हैं। तो ये बात आप की इस संदर्भ में बिल्कुल उचित है, और इससे हमें एक प्रकार से एक निर्देश और एक छुपा हुआ संकेत भी मिल रहा है कि आप प्रश्न के बारे में एक छुपा हुआ संदेश ये भी देना चाहते हैं कि प्रश्न को समझने के लिए, प्रश्न से अपने प्रति उत्तर प्राप्त करने के लिए उसकी गहराइयों में उतरना ही पड़ता है। सर, एक प्रश्न और था आपसे कि कभी, क्योंकि आपका तो अनुभव इतना है जिसमें से केवल 7 वर्ष हमारी आयु को अगर कम कर दिया जाए तो हमारा तो जन्म उस समय हुआ था। तो जीवन में बहुत विभिन्न तरह के प्रश्न, विभिन्न तरह के जन्मांग और विभिन्न घटनाएं आपके सामने आई। तो क्या कोई, यदि आपकी स्मृति में कोई ऐसा, यद्यपि ये एक नहीं हो सकता, ये अनेकों हैं, कम से कम मेरे पास तो है, आपके बहुत सारे उदाहरण मैंने संकलित किए हुए हैं, लेकिन आपके अपने निजी अनुभव में क्या कोई ऐसे 1 या 2 उदाहरण, अनुभव आपके पास आए जिसमें आपने, जैसे कभी एक बार मुझे याद है स्मृति में कि आपने कहा कि कोई व्यक्ति आपसे पूछने आए तो उन्होंने कहा या तो इनकी ये जन्मपत्री नहीं है और या ये व्यक्ति नहीं है, और अगर इनकी जन्मपत्री यही है तो इनके आने वाले दिनों में इनके पाँव में चोट लगेगी। और फिर उन्होंने आपके साथ वो अनुभव साझा किया कि आचार्य श्री, जो आपने कहा था टांग टूट गई, तो आपने कहा कि ये टांग मेरे कारण से नहीं टूटी है, ये ज्योतिष में वर्णित था और जन्मांग ये संकेत दे रहा था, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मैं केवल एक, जैसा आप हमेशा अपनी कक्षा में कहते हैं, मैं केवल एक माध्यम हूँ, ईश्वरीय विद्या जो ऊपर से मुझे बता रही है उसको आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो कोई आपका ऐसा निजी अनुभव जो बहुत ही अद्भुत भी रहा हो और जिसका आपको कोई ऐसा अनुभव बताए प्रश्न में? जैसा आपको ठीक लगे। मेरी दृष्टता ऐसी है नहीं कि मैं आपसे इसको सीमाओं में बांध के कर सकूं। प्रश्न में एक यूपी में नोएडा में एक केस आया था, जाके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घर में बुला करके नौकर जो है उनको, उनके साथ शायद रेप करता था और उनको हत्या करके उनका मांस खाता था। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक प्रोटोकॉल के तहत आप उसकी गोपनीयता को रखना भी चाहते हैं, लेकिन ये समाचार पत्रों में भी बहुत प्रकाशित हुआ था और ये बहुत ही बड़ी खबर थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो डीएसपी थे, जिसको ये सीओ कहते हैं वहाँ पर, कि सीओ साहब जो थे वो सस्पेंड हो गए थे। तो उस तो हमारा एक स्टूडेंट जो है सीओ साहब को हमारे पास लाया, तो उनका प्रश्न लगाया। तो एक दिन पहले ही जो है लग्नेश वक्री हुआ था, जो कि दशमेश का उसका इत्तिसाल बैठ रहा था, लेकिन अब वो बकरी होने के कारण दूसरी दिशा में चलने लगा, उसके विपरीत दिशा में चलने लगा। तो मैंने उनसे कहा था कि कल तक आपका केस ठीक चल रहा था, कल क्या हुआ है जिसकी वजह से कि यहाँ पे केस जो है ये उल्टी तरफ ये चलने लगा है। तो उन्होंने कहा कि कल ही जो है हमारे केस में ये इंक्वायरी बैठी है, क्योंकि वो 1 महीने बाद उसको डायरेक्टोरेट उससे जो डायरेक्ट होना था,
तो मैंने कहा कि ये तो लगता है कि 1 महीने के लिए तो अब तो उसमें दिक्कत में आ गए, 1 महीने तो अब तो कुछ नहीं होता। तो बोला जी रिपोर्ट जो है 1 महीने में ही आएगी। तो जैसे ही उनका रेट्रोगेट उसका डायरेक्ट हुआ, तो मैंने उनको टेलीफोन करके पूछा भाई रात को कुछ हुआ? वो तो नहीं। लेकिन सुबह ही अगले दिन उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी बहुत बड़े आदमी का टेलीफोन आया, उसने कहा कि आकर रिप्रेजेंटेशन दो, जो तुमने अभी तक नहीं दिया है। तो वहाँ से मेरे बात अब फिर ठीक चल रही है। तो ये था यहाँ पर कि योग को हमें देखना कैसे पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये रेट्रोगेशन का ही दृष्टि का एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, अभी भी चिंता है वो। उनको एक मीटिंग में जाना था, पार्टी की मीटिंग में, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड होना था कि इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो अगले टेन्योर में हम किसको मौका दें। लेकिन ये खुद चाहते थे। वहाँ दूसरे जिनके जो विरोधी दल थे, उन्होंने ये कहा कि किसी आदमी को तैयार कर लिया कि अगर ये कंटेस्ट करने को अगर ये अडिग रहे हैं तो तुम इनके खिलाफ खड़े हो जाना। तो उस आदमी ने पहले मीटिंग में तो हाँ कर दी। तो जब इनको इसी मीटिंग में जाना था, तो इन्होंने के.एन. राव साहब के पास टेलीफोन करके कहा कि मुझे आज एक मीटिंग में जाना है, तो उसमें बताइए क्या होगा। तो उन्होंने टेलीफोन मुझे किया, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा उनको कहिए कि वो बड़े आराम से जाएं, कल के दुश्मन इन्हें दोस्त बने मिलेंगे। क्यों कि वहाँ जो प्लेनेट जो था वो कल शत्रु दृष्टि दे रहा था, आज वो मित्र दृष्टि में आ गया है। तो इस चीज़ को हम ऐसे ये देखेंगे, जन्म कुंडली से ये अंतर पता नहीं लगता। बहुत ही सर, ये आपने जो आपने छुपे संकेत दिए हैं, अगर कोई इससे समझना चाहेगा तो मैं समझता हूँ इस हमारी छोटी सी व्याख्या के अंदर ही कई बड़े विचित्र और बहुत ही सटीक सूत्र ज्योतिष के छात्रों को, ज्योतिष के जिज्ञासुओं को आपने छुपे हुए परिप्रेक्ष्य में दे दिए हैं। और मेरा तो आपके साथ जो निजी अनुभव भी रहा है, वो भी हमेशा ऐसा ही रहा है कि धीरे धीरे सामने छात्र के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होनी चाहिए, कुछ समझने की, कुछ सीखने की, और फिर उसे सिखाया जाए तो वो उसके पूरे मन मस्तिष्क के अंदर चिरकाल तक समृद्ध रहता है। तो अभी तक की जितनी मेरी आपसे वार्तालाप हुई, यद्यपि उसमें सीधे प्रकार से तो केवल जो आपके सानिध्य में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो इसको सीधे प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा नहीं भी ले पा रहे हैं, वो भी इसमें छुपे हुए सूत्रों को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो उनके सामने बहुत ही एक विचित्र अनुभव और अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता था। यद्यपि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के कारण से बहुत सीमित संख्याओं में कक्षाएं लेते हैं एवं सीमित संख्या के अंदर ही आप परामर्श देते हैं, तो यदि आपसे कोई, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है इसमें दूरभाष के जरिए, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे लोग नई नई विषय वस्तुओं को सीख भी रहे हैं और लोग सिखा भी रहे हैं, तो क्या यदि आपकी अनुमति हो तो हम इस साक्षात्कार के बाद आपका मेल एड्रेस इसमें नीचे डाल दें, जिससे कि जो ज्योतिष के बारे में जिज्ञासा रखने वाले शिष्य हैं वो आपसे संपर्क कर सकें, यदि आपकी अनुमति हो तो। जी बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं। तो उनके लिए जो मूल रूप से प्राथमिकताएं क्या होंगी, जैसे कि जब मुझे जितना याद है मेरी स्मृति में, तो मैं सीधा आपके पास पहुंचा और मैंने कहा प्रश्न सीखना है, तो आपने कहा अभी उम्र नहीं हुई है, अभी आयु में नहीं आया, अभी अनुभव नहीं हुआ, पहले ज्योतिष सीख। तो कई वर्षों तक मैंने आपके सानिध्य में ज्योतिष का अनुभव लिया। फिर उसके बाद आपने कहा कि अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप प्रश्न भी सीख सकते हो, लेकिन एक स्तर के अनुसार।
तो जो नए छात्र आपसे संपर्क करना चाहते हैं उनके लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या उनको कम से कम ज्योतिष का कितना अनुभव होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो आपसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका मैंने जो समय देखा है या तो अध्ययन में बीतता है या पढ़ाने में, लोगों को शिक्षाएं देने में बीतता है, या इसके साथ साथ जो समय बचता है लोगों को परामर्श देने में बीतता है। तो आप अनुमति देंगे तो हम आपका मेल एड्रेस भी उसमें दे सकेंगे, वो मेल के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकें और आप अपनी सुविधा अनुसार उनसे उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न दोबारा से आया कि ज्योतिष जो आपसे पराशरी विद्या भविष्य कथन की तकनीक सीखना चाहते हैं, उनके लिए ज्योतिष का न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए, और जो प्रश्न सीखेंगे यदि भविष्य में आपकी अनुकंपा रही और आपने उनको प्रश्न के लिए योग्य समझा, तो फिर आप उसके लिए उनकी न्यूनतम जो शिक्षा है, ज्योतिषीय शिक्षा, वो आप क्या समझते हैं? देखिए, 1988 से लेकर के 94 तक तो हमने भारतीय विद्यापीठ में पढ़ाया था। उसके बाद से आईकास में पढ़ाया। तो आईकास में जब पढ़ाते थे तो वह दो क्लास होती थी, एक जूनियर एक सीनियर। जूनियर क्लास होती थी ज्योतिष कोविद और सीनियर क्लास होती थी ज्योतिष विशारद। तो ज्योतिष विशारद ये एक साल का दोनों का कोर्स होता था, और ज्योतिष विशारद के बाद भी वो स्टूडेंट आकर के वहाँ कोचिंग लिया करते थे। कोई भी टीचर वहाँ पर जो जिसको आईकास नियत करती थी वो उसको पढ़ाते थे। फिर स्टूडेंट का ये शिकायत होने लगी कि साहब हमने 2 साल का तो वो लगाया, 2 साल हमें पोस्ट भी जो क्लास में, जो रिसर्च क्लास में हो गए, लेकिन हमें प्रेडिक्शन नहीं आई, तो इसका कैसे होगा? तो मैंने कहा देखो, प्रेडिक्शन आप लोगों को आती है, आप लोगों का अपने पर विश्वास नहीं है, मैं आपको देखो सिखाऊंगा। मैंने कहा मैं ही क्लास में आऊँगा। तो इसका तो 98 से जो है मैं पोस्ट विशारद क्लास लेने लगा। जो विशारद के बाद जो 2 साल लोग प्रैक्टिस करने के बाद जिनको ये शिकायत होती थी कि हमें प्रेडिक्शन नहीं आई है, तो प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर केवल प्रेडिक्शन करता हूँ उनको। और जब प्रेडिक्शन में भी क्या होता है कि हर हफ्ते तकरीबन हम एक नया चार्ट लगाते हैं, और चार्ट भी जो है हमारे स्टूडेंट ही लाते। मैंने आज तक जो है 98 से आज तक मैंने कोई चार्ट नहीं दिया बिल्कुल क्लास में। ये तो मेरा निजी अनुभव भी है कि सदैव ही आपकी कक्षाओं में बिल्कुल नवीनतम जन्मांग, नवीनतम कुंडली और छात्रों के द्वारा ही लगाई जाती है। आप केवल उसको पीछे से बैठ के, जिस प्रकार से एक कुम्हार एक घड़े को गढ़ता है, उसी प्रकार आप हम सब छात्रों को उस पर बुलवा के कि इसके ऊपर भविष्य कथन कीजिए, और पीछे से आप उसमें सुधारीकरण करते हैं हमारा कि यहाँ आप ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको और सुधार की आवश्यकता है। तो ये तो मैंने देखा है। तो नया ही आप हमेशा जो आपका जो शिक्षा का जो माध्यम है वो ऐसा ही रहा है कि कुंडली जन्मांग छात्री लेके आएंगे जी। उसमें जब कुंडली जो डिस्कस होती है हमारी क्लास में, तो सबसे पहले मैं जो है ये पूछता हूँ कि ये कुंडली को ये देखता हूँ कि कुंडली सही भी है या नहीं है। बिल्कुल कुंडली सही है, इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास जो प्रमाण होगा वो होगा कि जो घटनाएं हैं वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ तो घटनाएं उठा करके मैं उनमें पूछता हूँ कि बस मैं ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो ये वहाँ पर जो है स्टूडेंट खुद ही ला रहा है, और जो स्टूडेंट खुद ही लाते हैं, और उस स्टूडेंट के सामने ही डिस्कस होता है, वही बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इससे क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई उनको कुंडली दूँ और मैं बताऊं कि मैंने इसमें ये बताया, मैंने ये बताया, मैंने ये बताया। जी सर, क्या बोल रहे थे? आपने कहा कि जन्मांग हमेशा छात्रों के द्वारा लगाया जाता है, और सर्वप्रथम जन्मांग को खोलने का, तो और उसके ऊपर ये कहने का साहस आप ही करते हैं। मैं इसको साहस ही कहूँगा। और आप हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम, रिस्क
तो मैं ले रहा हूँ, अगर इसमें मेरे से गलती होगी, मेरे से त्रुटि होगी तो कैसे? तो आपका जो वो अनुभव है कुंडली खोलने का और ये प्रमाणित करने का कि जो ये जन्मांग, ये जो कुंडली लगी हुई है, ये उसी व्यक्ति की है जिसके द्वारा ये प्रस्तावित की गई है, इसके घटनाएं वही संकेत दे रही हैं जो उसके जीवन में वर्तमान में चल रहा है। जी सर। मैं स्टूडेंट को इसलिए कहता हूँ कि वो चार्ट उन्हीं से ही मंगाता हूँ कि उन्हीं का लाया हुआ चार्ट है, और मेरे जो सख्त जो नियमावली है, सख्त निर्देश जो होते हैं स्टूडेंट को कि जो कुंडली लाया है वो कुंडली के घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताएगा, स्टूडेंट को नहीं बताएगा, मुझे भी नहीं बताएगा। हम उसी के सामने उसको डिस्कस करेंगे। उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, मैंने ये क्यों शुरू किया, मैं भी तो अपनी तरफ से कोई कुंडली दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें ही बताऊँ मैंने ये बताया, मैंने ये बताया, मैंने ये बताया, तो स्टूडेंट को ये होगा कि पता नहीं बताया या नहीं बताया, या कितना बताया या कितना ये कपूर मार रहे हैं। लेकिन जब प्रश्न उनका, जब कुंडली वो ही लाए हैं और उनके सामने ही डिस्कस हो रहा है, तो जो स्टूडेंट को भी ये चीज़ ये समझ में आती है कि ज्योतिष के सिद्धांत जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने दिए थे वो आज भी लगते हैं, उनका दृढ़ विश्वास उनमें होता है। सर, एक आप के साथ जब हम कक्षाओं को साझा करते थे, जब आपसे कई संकेत नियम हमने सीखे थे, तो एक मुझे आज वो स्मृति में है कि एक न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए एक बड़े व्यक्ति के कोई आदेश आने थे और आपने उनको कुछ ऐसा संकेत दिया कि ये तो इस समय पे इनको ये पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए, और उन्होंने ये बताया बाद में कि जो समय और जो दिवस, जो तिथि आपने बताई, उस दिन उनको वो पत्र आ चुका था। अब ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आपने कहा कि उनके जेब में रह गया था, उसे देख नहीं पाए थे, तो वो एक अनुभव आप अगर साझा कर सकें तो कीजिए, फिर उसके बाद हम इस साक्षात्कार को पूर्ण करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, चीफ जस्टिस होते थे, उनके प्रमोशन का एक केस था, और हमारे दोस्त एस.एन. कपूर के साथ, जो कि अब नहीं रहे और 15 दिन पहले ये उनका देहांत हो गया, तो उनके जरिए वो केस आया था। तो ये पूछा गया था कि कब इनके प्रमोशन होगा, क्योंकि फाइल जो थी उनकी चलती थी, चल रही थी प्रमोशन के लिए, लेकिन फाइल कहाँ रुक गई, कहाँ है, ये पता नहीं था। तो वहाँ ये सवाल पता कि ये बताओ कि ये ओथ कब लेंगे, हमें नहीं पता कि कहाँ है फाइल, कहाँ नहीं, कब ऑर्डर मिलेंगे, ओथ कब लेंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए फरवरी का महीना था, तो मैंने कहा देखा 17 फरवरी से पहले कुछ नहीं होगा, और 20 फरवरी के आसपास ये ओथ ले लेंगे। तो 17 फरवरी को वो जो लेटर था, जो मिनिस्टर साहब थे वो फाइल खुद ही ले गए थे राष्ट्रपति जी के पास दस्तखत कराने के लिए, और वो दस्तखत करने के बाद वो उन्होंने अपने कोट की जेब में रख लिया था लेटर के मैं दे दूंगा। लेकिन उसके बाद वो चाइना चलेगा, उनको याद नहीं था। फिर दोबारा जब कोर्ट फेंका, 17 तारीख को ही वो कोर्ट फेंका, और वो उनको फिर वो लेटर दिया गया। तो मैं कहीं और बैठा था, तो चीफ जस्टिस साहब का टेलीफोन मुझे वहीं पहुंचा कि आज यू आर करेक्ट, आज 17 तारीख है, मुझे ये मिल गया, और 20 तारीख को उनकी ओथ हो गई थी। बहुत ही इसी कारण से मैंने कहा सर कि जो ज्योतिष है वो शोध का विषय भी है, और उस पर निरंतर कार्य करने का विषय भी है, जिसके माध्यम से मूलतः जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ज्योतिष से परे है, जो विधिवत दृष्टिकोण है वो ज्योतिष से अनिभिज्ञ है, किंतु एक दूसरे का सामंजस्य सबको चाहिए और एक दूसरे का सहायता सभी को चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा आपसे भी आग्रह करता हूँ, यदि धीरे धीरे संख्या बल और छात्र आपके पास शोध के विषय में भी संपर्क करें, आपके नियमावली के अनुसार जितने आप मिनिमम, कम से कम, न्यूनतम और अधिकतम छात्र रखते हैं, जिससे कि इस ज्योतिष के बारे में जो समाज को, संसार को
घटनाओं के बारे में प्रकाश दे सके, एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने साक्षात्कार के प्रारंभ में कहा कि मूलतः ज्योतिष ब्राह्मण समाज ज्योतिष के कारण से आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। तो ब्राह्मण का अर्थ मूलतः शिक्षक या शिक्षा देने का भी है। तो अर्थात जो शिक्षित वर्ग है, जो पूजा पद्धति में विश्वास रखने वाला वर्ग है, उसकी अपने आप में एक प्रकार से गरिमा बनी रहे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भी हमारे इस साक्षात्कार के बाद आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो आप मेल के माध्यम से उनको अपना पत्राचार करने की आज्ञा दीजिएगा और वो फिर उसको आपसे नए नए परिप्रेक्ष्य सकेंगे। आज के खंड में, क्योंकि ये प्रथम खंड था, तो हम इसको आज इतना ही रखते हैं और फिर जैसे इसके ऊपर देखने वाले दर्शकों के प्रश्न उत्पन्न होंगे, मैं आपको उनको आगे आपके सामने लेके आऊँगा और वो क्या जानना चाहते हैं और आप उनको नियमों के अनुसार क्या दे सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे आग्रह करूँ। आज का साक्षात्कार मेरे जीवन का स्वर्णिम और बहुत एक प्रकार से आपके चरणों के प्रति समर्पित है। धन्यवाद। यदि आप कोई और बात कहना चाहें तो मुझे बताइए। देखिए, ज्योतिष की जहाँ तक बात है, मैं आप लोगों से कहा करता हूँ, दो बातें। दो प्रेडिक्शन देने के बाद ज्योतिषी को ये अहंकार हो जाता है कि मैं तो ब्रह्मा हो गया। जबकि मैं स्टूडेंट से कहा करता हूँ, कोई प्रेडिक्शन तो ऊपर से आती है और ये कोई भी जो ज्योतिषी है वो अगर ईमानदारी से करे जवाब देगा तो वह देखेगा कि कुंडली में वो देख कुछ रहा है, उसके दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और चीज़ घूम रही है कि ये, अब वो उसको कहने का साहस कर ना सके, करे ना करे, ये बाद की बात है। तो भगवान उसको यश देंगे नहीं देंगे उस प्रेडिक्शन का। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है जो मन में जो बात घूम रही है, जो कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है, मन जो घूम रही है, वो ही बात सत्य है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेडिक्शन सिर्फ जन्म कुंडली से नहीं आती, कि ऊपर से भी वहाँ पर तार जुड़ा होता है। ये एक ईश्वरीय कृपा भी, ईश्वरीय कृपा है। इसे इसको सिक्स सेंस कह लो, प्रभु की कृपा से कर लो, इसमें कुछ भी कह लो, गुरु कृपा कह लो, जो मर्जी कह लो, ये उसका होता है। सर बहुत ही लोगों के आग्रह पे, यद्यपि मैंने देखा प्रचार से, प्रसार से, मूलतः साक्षात्कारों से, इंटरव्यूज से आप सदैव ही परे रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत सारे शिष्यों का, आपके अनुयायियों का जो आग्रह रहा, तो मेरे ऐसे संज्ञान में आया है कि एक पुस्तक भी आपके द्वारा रचित की गई है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस पुस्तक को लोगों को दिखाना चाहता हूं और आप उसकी अनुमति प्रदान करें। बिल्कुल दिखाइए। सर, ये पुस्तक आपने अपने बहुत सारे अनुभवों के द्वारा इसमें प्राथमिक छात्रों के लिए भी और जो काफ़ी अधिक मात्रा में कार्य कर चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे इसके अंदर, और ये अभी वर्तमान में अंग्रेजी भाषा के अंदर उपलब्ध है, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जिसको पूरा समाज जानता भी है, पहचानता भी है। तो जो लोग ये इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने अमेज़ॉन के माध्यम से या नीचे जो सर का मेल एड्रेस दिया जाएगा उसके माध्यम से भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि कम से भी कम, जब तक जो उसको सर के सानिध्य में ज्योतिष नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो कम से भी कम तो इस पुस्तक को पढ़ के बहुत सारे अनुभवों को ले सकें। ये पुस्तक जो है, आप ये देखिए, ये द आर्ट ऑफ प्रश्न आचार्य के द्वारा रचित है, तो आप इसे ले सकते हैं। सर, बहुत ही आनंद आया आपके साक्षात्कार में और ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखेगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर इसके साथ कुछ और नए अनुभव साझा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, चरण स्पर्श।